Hello everyone, this is your literature mentor, and in this video I'm going to discuss the Canterbury Tales. In the introduction part, Chaucer introduces the setting, where they are, and the journey, that is where they are going, and the pilgrims with whom he is going. So the prologue is important because it establishes the framework of the entire work. Through the description of pilgrims, Chaucer presents a vivid picture of society in the 14th century. इंट्रोडक्शन में चौसर क्या डिस्क्राइब करता है कि कहाँ पे वो लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस किस के साथ जा रहे हैं और कितने हैं. उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द पिलग्रिमेज. द स्टोरी बिगिंस इन स्प्रिंग when people feel to inspire to travel. The pilgrims are traveling to the shrine of Thomas Becket at Canterbury Cathedral in England. So Thomas Becket कौन था? Thomas Becket जो है वो Archbishop था of Canterbury. Archbishop is the highest rank in church. और इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि ये और हेनरी टू जो है वो फ्रेंड्स थे. फिर हेनरी टू ने उसको इंटेलिजेंस और फ्रेंडशिप की वजह से उसे वाइस चांसलर ऑफ इंग्लैंड बना दिया. फिर उसके बाद ही वॉज गोइंग एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. फिर उसके बाद उसे आर्चबिशप ऑफ द कैंटरबरी बना दिया इस उम्मीद से कि वो उसकी बात मानेगा और बादशाह यानी हेनरी टू का कंट्रोल चर्च पर भी होगा और हुकूमत पर भी. लेकिन इसके बरक्स हुआ. जब थॉमस बेकेट आर्चबिशप बन गया, देन ही वाज लॉयल टू द चर्च और एंड ही बिलीव द चर्च इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो वो जो है हेनरी टू और थॉमस बेकेट के दरमियान क्लैशेस आ गए. और क्लैशेस इस बात पे आ गए कि थॉमस बेकेट जो है वो चाहता था कि क्लर्जी फिगर्स जो है, ये चर्च ऑफिशियल जो है, उसको सज़ा जो है उसको चर्च के कोर्ट में दी जाए. और हेनरी टू चाहता था कि नहीं, उसको रॉयल कोर्ट में सजा दी जाए जो करप्ट ऑफिशियल होते हैं चर्च के. सो दोनों के दरमियान क्लैशेस बढ़ गए और थॉमस बेकेट वाज एक्साइल्ड टू द फ्रांस. वो फ्रांस में फिर उसे पनाह दी गई फ्रांस के शहंशाह ने. फिर उसके बाद जब 6 साल वहाँ पे गुजारे, वो इंग्लैंड आया. फिर इंग्लैंड में उसे कत्ल कर दिया गया in 1170 क्योंकि इसने हेनरी टू ने पहले फ्रेंड्स थे, फिर उसने वाइस चांसलर बना दिया. फिर उसके बाद आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी बना दिया. आर्चबिशप इज द हाईएस्ट रैंक इन चर्च. फिर क्लैशेस आ गए, फिर उसे एग्जाइल कर दिया गया और फिर जब वो वापस आया तो उसे चर्च में ही मर्डर कर दिया गया. After his death and after this incident, his shrine became one of the most important pilgrimage destination in England because he is considered as a saint. Because he died for the sake of the authority of the church and the independence of the church. That's why he is considered a saint, and his shrine is considered one of the most important pilgrimage destinations in England. So क्या था कि इंट्रोडक्शन में कुछ ये है कि जोसर जो है वो सेटिंग बयान करता है that they are in the Tubert Inn. वहाँ पे 29 अदर पिलग्रिम्स भी है और ये सब जो है ये जा रहे होते हैं कहाँ पे? कैंटरबरी कैथेड्रल में, इंग्लैंड में जो वाक़या है. सो उसके बाद जो है चौसर जो है वो इंट्रोडक्शन कुछ यूँ करता है कि वो स्प्रिंग का जिक्र करता है और इसके अलावा अप्रैल के महीने का जिक्र करता है. सो ओपनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग. द prologue begins with the famous description of April and the arrival of spring. Chaucer explains that April's sweet rain refreshes the earth, flowers bloom and plants grow, and birds sing joyfully, and nature becomes lively. So this season inspires people to go to religious pilgrimage and seek blessings and healing. This gives description also symbolizes renewal, life and spiritual awakening. So डिस्क्रिप्शन में क्या है कि डिस्क्रिप्शन में चौसर जो है अप्रैल और स्प्रिंग का जिक्र करता है और कहता है कि ये क्योंकि अप्रैल और स्प्रिंग जो है वो महीना है जहाँ पे लोग जो है उनका दिल चाहता है कि वो लोग जाएं रिलीजियस पिलग्रिमेजेस पे. अच्छा, उसके बाद मीटिंग एट द इन है. So the narrative of Chaucer stays at the Tubert Inn in London. Here he meets 29 other pilgrims who are also traveling to Canterbury. Chaucer joins them on their journey. So क्या होता है कि जो लोग जो है ये एक इन में उसके सबकी मीटिंग हो जाती है, जितने भी पिलग्रिम्स जा रहे होते हैं कैंटरबरी में. और वहाँ पे चौसर जो है उसकी 29 अदर पिलग्रिम्स के साथ मीटिंग हो जाती है और वो इनकी इंट्रोडक्शन हो जाती है. ये लोग एक दूसरे के साथ के इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ख़ुद को और
ये तय हो जाता है that they will travel to the Canterbury and a collective journey के इकट्ठे जाएंगे सब। अच्छा, फिर उसके बाद जो है the host storytelling pen, the owner of the inn Harry Bailey suggests a storytelling telling contest. His idea that each pilgrim will tell 2 stories on the way to Canterbury and on the way back from the Canterbury. So the person who tells the best story will receive a free dinner. This pen becomes the structure of the entire book. So क्या था कि ऑनर ऑफ जो इन है हैरी बेले नाम है उसका, वो उसे कहता है कि मैं भी अभी आप लोगों के साथ जा रहा हूँ और हर एक पिलग्रिम जो है वो 2 स्टोरीज बोलेगा कैंटरबरी को जाते हुए और फिर 2 स्टोरीज कैंटरबरी से आते हुए। फिर जो जिसकी स्टोरी बेस्ट होगी उसे इनाम दीजिएगा, उसे इनाम मिलेगा मेरी तरफ से फ्री देना। जो बेस्ट स्टोरी सुनाएंगे उसे क्या, उसे इनाम मिलेगा फ्री देना वापसी पर। अच्छा, तो दिस प्लान्स बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर बुक। उसके बाद जोसेफ आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अच्छा, द जनरल प्लॉग इज फेमस फॉर इट्स ब्रिलियंट कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स। Joseph describes the pilgrims through their appearance, their clothing, their behavior, their possession, their speech and habits. Through these details, Joseph creates realistic and memorable characters. सो क्या है कि जोसेफ जो है वो हर एक करेक्टर को कुछ इस तरह बयान करता है कि उसके प्रोफेशन का भी जिक्र करता है, उसके बिहेवियर का भी, हाउ ही बिहेव्स और हाउ शी बिहेव्स, उसके क्लोथिंग का, किस तरह उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, खूबसूरत है, स्टाइलिश है या नहीं है, सिंपल है। इसके अलावा उसकी स्पीच और उसके वर्ड्स का जिक्र करता है, किस तरह लोग और जो पिलग्रिम्स है वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसके आधार का। सो ये सारे चीज़ें को जमा करके जब जोसेफ के करेक्टर्स हम पढ़ते हैं, देन वी फील दैट एवरी करेक्टर इज इन फ्रंट ऑफ अस। जब जिस तरह फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल इज जोसेफ कैंटरबरी टेल्स, क्योंकि कैंटरबरी टेल्स जब भी पढ़ते हैं हम तो हमें लगता है जैसे कि हर करेक्टर को हम देख रहे हैं। सो दिस इज द जोसेफ आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन and because of it, Canterbury is a masterpiece of him. अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वो लोग जो हिज जोसेफ सेटिंग को बयान करता है कि वो लोग कहाँ पे हैं, कि वो लोग एक इन में हैं। उसके बाद जाने को दे आर गोइंग टू द पिलग्रिम्स। फिर उसके बाद मैंने अप्रैल के महीने का जिक्र किया कि जोसेफ ने इंट्रोडक्टरी लाइन्स में ये किया है, और उसके बाद फिर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन डिस्कस की कि हाउ रियलिस्टिक करेक्टर्स ही पोर्ट्रेस। उसके बाद detailed character analysis of the pilgrims. Now we will study one by one character in detail. So first is the knight. The knight is the first pilgrim Joseph describes, showing respect for his high social status. Characteristics which you have that he is brave soldier who has fought many wars. He is loyal, honorable and humble. Also he represents chivalry, courage and nobility. Or appearance could you have that he wears simple clothes instead of luxurious garments. So क्या है कि हमारे पास पहला जो पिलग्रिम है जिसका जोसेफ ने जिक्र किया है वो है द नाइट। और नाइट जो है जोसेफ की नज़र में बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि चाहे इनको नॉर्मल एज का है चाहे लोग सेक्शन एज का, वो लोग वॉरियर्स थे। जब वो लोग वॉरियर्स थे तो वहाँ पे नाइट जो है वो लोग उसका क्लर्जी फिगर्स के बाद जो रैंक था वो नाइट्स का था, और वो भी काफ़ी मुतबर और रिस्पेक्टफुल माने जाते थे। अच्छा, और उसकी करेक्टरिस्टिक जो है कि उसमें हीरोइक स्पिरिट है, दैट इज़ ही इज़ ब्रेव सोल्जर, और उससे काफ़ी सारी जंगें लड़ी है, और वो लॉयल है, ऑनरेबल है, हम्बल है। जो मैंने एक दो सेक्शन में पढ़ाया था कि इन लोगों का बेसिक फीचर जो है वो हीरोइक स्पिरिट है। हीरोइक स्पिरिट में लॉयल्टी भी आती है, ऑनरेबल, हम्बल और ब्रेवरी भी आती है। सो दिस इज हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। और अपीयरेंस ये है दैट ही वेयर सिंपल क्लॉथ्स। इसका मतलब है दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द लग्जरियस गारमेंट्स और लग्जरियस लाइफ। हिज लॉयल्टी एंड ब्रेवरी इज एवरीथिंग फॉर हिम। अच्छा, एंड यहाँ पे जो उसने एक जिक्र किया दिस हिज आर्मर इज टेन फ्रॉम मैनी बैटल, इट मीन्स दैट ही हैज़ फॉट मैनी वार्स। सो मीनिंग क्या है? द नाइट रिप्रेजेंट्स द आइडियल मेटीरियल वॉरियर हु वेरियस ऑनर मोर देन वेल्थ। सो क्या है कि नाइट जो है, नाइट हमारे पास है वो एक अपर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ही इज़ आल्सो द आइडियल मेटीरियल वॉरियर, जो जिसके लिए ऑनर हर एक चीज़ से बढ़कर है।
जैसे कि जिसके हमारे करेक्टरिस्टिक्स और आदत वगैरह से भी पता चलता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास द स्क्वायर है। द स्क्वायर इज़ द नाइट्स यंगेस्ट सन। सो स्क्वायर जो है वो नाइट्स का यंगर सन है। ही इज़ अबाउट 20 एज, वो जो है 20 ईयर्स का लगता है। एंड his characteristic is that he is young, energetic and romantic. His hairs is curly, उसके hairs जो है वो curly है। And he is skilled in singing, dancing and writing poetry. He is also interested in love and courtly manners. So appearance के है, he wears colorful clothes. इसके अलावा he is very handsome and lively with curly hairs. And इसके जो स्क्वायर है वो नाइट का यंग सन है। और उसके करेक्टरिस्टिक्स ये है कि yes, he is young, energetic and romantic, but despite he has fought and he has taken part in the wars, उसने wars में भी हिस्सा लिया है। स्क्वायर ने तकरीबन 2-3 wars ने उसने हिस्सा लिया है और वो काफ़ी बहादुर है। और उसके अलावा उसमें वो यंग भी है, एनर्जेटिक भी है और रोमांटिक भी है। उसके his skill in singing, dancing and writing poetry also, तो स्क्वायर जो है that is important character ना। It also represent the अच्छा, he also represents the transition between medieval ages एंड रेनेसांस। वो ट्रांजिशन भी शो करता है क्योंकि उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक जो है जैसे कि वो ब्रेव है और उसने वाज में हिस्सा लिया है, वो मिडिवल के है। और बाकी करेक्टरिस्टिक जो है जैसे कि ही स्किल इन सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग पोइट्री एंड ही इज़ इन लव एंड इंटरेस्टेड इन लव, सो एंड ही वेयर्स कलरफुल क्लोथ्स। सो ये जो है ये रेनेसांस के हैं। सो इसके अलावा ही रिप्रेजेंट्स द यूथफुल स्पिरिट ऑफ मिडिवल नोबिलिटी। अच्छा, द यमन है। द यमन कौन है? द यमन सर्व्स द नाइट इन द स्क्वायर। यमन जो है दैट रिप्रेजेंट्स द वर्किंग क्लास। सो ही इज सपोज टू रिप्रेजेंट द नाइट इन द स्क्वायर टू टेक केयर ऑफ देयर आर्म्स एंड टू टेक केयर ऑफ देम। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ही इज स्किल्ड इन हंटिंग इन आर्चरी एंड ही कैरीज एन एरोज एंड ए बो। सो क्या है कि उसे हंटिंग और आर्चरी में भी इंटरेस्ट है, उसमें स्किलफुल है। और उसके अलावा उसके पास एक एरो और बोज भी है। और मेन करेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि ये एरोज जो है, एरोज उसके वो पिकअप फेदर्स लगे हुए हैं। इट मीन्स दैट ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज एंड वेल मैनर। और दूसरी बात ये है कि उसने ग्रीन हुड पहनी हुई होती है और ग्रीन कोट पहना होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है दैट ही इज़ अ स्किल इन आर्चरी और ही इज़ ए फॉरेस्ट मैन। अच्छा, तो मीनिंग क्या है? ही रिप्रेजेंट्स द वर्किंग क्लास हु सर्व द नोबिलिटी। ये वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि नोबिलिटी को सर्व करते थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास द प्रोरेस है। द प्रोरेस इज ए नन नेम मैडम एग्लेंटाइन। ये भी इट इज़ ए रैंक इन ए चर्च। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? She is very polite and well-mannered, and she tries to behave like a noble lady. And appearance क्या है? She dresses elegantly and wears a brooch with the words love conquers all. This is important. Okay, कि प्रोरेस क्या है कि प्रोरेस को कुछ इस तरह बयान किया है दैट उसका नाम जो है मैडम एग्लेंटाइन है और वो बहुत ही पोलाइट है और वेल मैनर्ड है। और वो हमेशा उसकी कोशिश ये रहती है कि वो नोबल लेडी की तरह बिहेव करे, रूलिंग क्लास की तरह। अच्छा, और उसके अलावा वो शी स्पीक्स फ्रेंच। आई हैव डिस्कस्ड एंड आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज दैट फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लास। सो वो जो है वो नोबल लेडी की तरह बिहेव करती है और वो रूलिंग क्लास की लैंग्वेज जो है फ्रेंच वो बोलती है। उसके अलावा अपीयरेंस उसकी कुछ यू है दैट शी दिस इज एलिगेंट है, उससे बहुत काफ़ी फैशनेबल होती है। और उसके अलावा उसने एक ब्रूच पहना होता है जिस पर लिखा होता है दैट लव कॉन्कर्स ऑल। अच्छा, तो ये लव कॉन्कर्स ऑल इट मीन्स दैट शी इज़ इंटरेस्टेड इन क्या वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? इन लव। वो लव में इंटरेस्टेड है एंड शी फोकस इज मोर ऑन फैशन एंड नोबल मैनर्स। अच्छा, तो क्या है कि वो जो है लव कॉन्कर्स ऑल इट मीन्स दैट शी इज़ इंटरेस्टेड इन लव एंड मे बी शी हैज़ अफेयर्स विद समवन जो कि क्लर्जी फिगर्स को के खिलाफ है और उसके रूल्स के खिलाफ है। बिकॉज a nun is supposed to be pure and virgin, and she is the opposite of it. She is interested in love and have affairs with others. अच्छा, दूसरी बात, a nun is supposed to be humble, but she dresses elegantly and fashionably.
ये जो है करप्ट क्लर्जी फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रही है. सो मीनिंग क्या है? दैट Chaucer criticizes the clergy figures through her. ओके, उसके बाद हमारे पास द फ्रायर है. द फ्रायर इज अनदर रिलीजियस फिगर. इट इज़ आल्सो ए रैंक इन द क्लर्जी फिगर्स. सो द फ्रायर जो है उसका नाम जो है हर्बर्ट है. And he is friendly and persuasive, and he is good at collecting money from people. He helps rich people more than poor. This is the irony. It means that he is a corrupt figure. So क्या है कि फ्रेयर जो है वो दूसरा का जिफी करप्ट फिगर है और वो फ्रेंडली है, काफ़ी टाकेटिव है. इसके अलावा वो जो है वो अमीरों से पैसे कलेक्ट करता है और उसे मुफ्त में माफिया देता है, आसानी से माफिया देता है पैसों के बदले में. He receives a money and give an easy pardon to them. और उसके अलावा उसके काफ़ी लड़के के साथ और काफ़ी औरतों की शादी करा चुका होता है और उसके साथ क्योंकि पहले उसका अफेयर्स होता है फिर उसकी शादी करा देता है. सो इट आल्सो शोज द करप्ट नेचर ऑफ द फ्रेयर. और ही इज सपोज टू हेल्प द poor people and listen to the problems of the poor people, but instead he has relations with the elite class because they give money to him. इसके अलावा ही इज़ इंटरेस्टेड इन पार्टीज एंड म्यूज़िक एक्सेट्रा, जो कि बिल्कुल खिलाफ है क्लर्जी रूल्स और ऑफिशियल्स को जेब नहीं देता. अच्छा, मीनिंग क्या है? दैट ही सिम्बलाइजेज ग्रीड एंड हाइपोक्रेसी इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. जैसे कि मैंने कहा कि दैट ही हैज़ अफेयर्स. इसके अलावा ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द रिच एंड गिव इजी पार्टन टू देम. इसके अलावा ही डज नॉट लीड एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर. Achha, next we have the merchant. The merchant is wealthy businessman. He talks proudly about his profits and he dresses in fashionable clothes. इसके अलावा irony है, although he pretends to be rich, Chaucer hints that he may actually be in debt. So क्या है कि वो जो है एक wealthy businessman है और Chaucer जो है वो ऐसा pretend करता है कि वो काफ़ी रिच है और उसके बहुत सारे असासे हैं, लेकिन और वो उसके ड्रेस भी कुछ यूँ है कि वो फैशनेबली ड्रेस करता है अमीरों की तरह. बट दिस इज आल्सो एन आयरनी. चौसर जो है वो हिंट्स दैट ही मे एक्चुअली बी इन डेब्ट, दैट उस पर काफ़ी सारा कर्जा चढ़ा हुआ है. इट आल्सो शोज द मटेरियलिस्टिक एंड हॉलोनेस ऑफ द मिडीवल एजेस आर द एज ऑफ चौसर. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्लर्क है. क्लर्क जो है वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है and he is very poor but intelligent. He loves books more than money and he speaks politely and wisely. So क्या है कि क्लर्क जो है वो ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर है, उसका स्टूडेंट है और वो जो है पुअर है बल्कि लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसे किताबों से काफ़ी हद तक लगाव होता है और वो बहुत कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो पोलाइट होती है और वाइजली बोलता है. He represents the devotion to learning and knowledge. So इसके अलावा वो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है द कॉमन पीपल ऑफ द Chaucer एज that were interested in getting education. अच्छा, क्लर्क का ड्रेस भी कुछ इस तरह होता है कि हम्बल सा होता है, सिंपल होता है. इसके बाद हमारे पास द वाइफ ऑफ बाथ है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस करेक्टर्स. She is strong, confident, and she is married 5 times. She loves traveling and social life. So appearance कुछ यूँ है that she wears bright red clothes and she is slightly deaf. The wife of Bath जो है वो हमारे पास most famous characters है कैंटरबरी में. वो strong है, confident है और इसके अलावा उसने 5 शादियाँ कर रखी होती हैं. उसके अलावा उसे जो है ट्रेवलिंग और सोशल लाइफ पार्टीज और इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. और अपीयरेंस ये है दैट शी वेयर्स ब्राइट रेड क्लोथ्स. और ब्राइट रेड जो है वो सिंबलाइज करता है हमारे पास पैशन और बोल्डनेस को. इट मीन्स इफ शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड एंड शी इज़ आल्सो स्लाइटेटिव. सो मीनिंग क्या है? दैट शी रिप्रेजेंट फीमेल इंडिपेंडेंस एंड एक्सपीरियंस इन मैरिज. वो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है फीमेल के इंडिपेंडेंस को, कि किस तरह फीमेल जो थे वो चौसर एज में इंडिपेंडेंट थे और आल्सो शी रिप्रेजेंट्स द एक्सपीरियंस इन मैरिज. अच्छा, तो ये है हमारे पास द क्लर्क, द वाइफ ऑफ बाथ. उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर है वो है द पर्सन. सो दैट इज अनदर करेक्टर इन द कैंटरबरी टेल्स. So the person, he is truly a good priest.
His characteristic is that he is honest and kind, and he lives a simple life, and he practices what he preaches to others. So person जो है वो एक another character है, और वो जो है truly he is a truly good priest. उसके करेक्टरिस्टिक्स कुछ ये है कि वो ऑनेस्ट होता है और काइंड होता है, जिसके अलावा वो सादा सी ज़िंदगी गुजारता है, और वो खुद भी उस पर अमल करता है जो दूसरों को बताता है. उसके अलावा जो है he represents true Christian values. It means that he is a true priest and he is a good priest. और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि चौथे केज में कि church was corrupt, but there was still good persons and good clergy figures, and there was still Christian values. So क्या है कि चर्च पर्सन जो है हमारे पास एक लिविंग एग्जाम्पल है दैट चौथे एज में क्रिश्चियन वैल्यूज थी, और क्रिश्चियनिटी जो थी उसकी भी इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि जब पर्सन है वो लोगों की हेल्प करता है, सादा जिंदगी गुजारता है, और हाइपोक्राइट भी नहीं होता, वो वही कुछ खुद भी करता है जो लोगों को प्रीच करता है. सो उसके बाद हमारे पास है द मिलर. द मिलर इज रफ एंड रूड करेक्टर. ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्किंग क्लास. सो वो जो है रफ होता है, बदतमीज़ टाइप का होता है, और रूड होता है. इसके अलावा उसके करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो स्ट्रांग होता है और लार्ज होता है, एंड ही लव्स ड्रिंकिंग एंड टेलिंग डर्टी जोक्स. ही चीट्स कस्टमर व्हेन सेलिंग ग्रेन. सो क्या है कि उसकी लैंग्वेज भी गंदी होती है. ही टेल्स डर्टी जोक्स, एंड उसे पीना भी पसंद होता है, शराब पीना, एंड वो बहुत स्ट्रांग होता है और मोटा होता है. सो he also cheats customers. So it represents that the coarse humor of common people कि किस तरह वो लोग dirty jokes में इंटरेस्ट रखते थे. इसके अलावा he also represents the working class, and he also represents क्या the corruption. That corruption was not only in the church, it was in everywhere, in every class, in every field. So corruption जो था वो चर्च तक महदूद नहीं था, बल्कि इन लोगों पर भी था, जैसे कि मिलर जो है ही चीट्स अदर्स. उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है सॉरी करेक्टर नहीं, इसके बाद हमारे पास जो है वो सोशल रिप्रेजेंटेशन इन द कैंटरबरी कि जोसेफ ने किस तरह सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया है कैंटरबरी में. सो द प्रोलॉग प्रेजेंट्स ए मिनिएचर पिक्चर ऑफ मेडिवल सोसाइटी, जैसे कि इट इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम नोबिलिटी, क्लर्जी, मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास. सो नोबिलिटी वी हैव नाइट एंड स्क्वेयर. नाइट जो है ऑनरेबल होता है, रिस्पेक्टेबल होता है, इस तरह स्क्वेयर भी. इसके बाद हमारे पास क्लर्जी होते हैं, चर्च फिगर्स जो है वो मॉन्क है, फ्रायर है, प्रायर्स एंड पर्सन है. इसके अलावा हमारे पास मिडिल क्लास होते हैं. अच्छा, क्लर्जी फिगर्स जो है उसके ज़रिए उन्होंने चर्च की कुछ चर्च को क्रिटिक किया है, और that there were corrupt figures in the church, and but still there were also good people and good priests in the church, जैसे कि हमारे पास पर्सन है. सो ये है हमारे पास क्लर्जी फिगर्स. उसके अलावा मिडिल क्लास जो है उसको भी रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि मर्चेंट है, इसके अलावा क्लर्क है. सो ये जो है मिडिल क्लास है. उसके बाद हमारे पास जो है वर्किंग क्लास है. वर्किंग क्लास में मिलर है, योमेन है. So this is the variety of the characters Chaucer has portrayed in the Canterbury Tales, and to this, Chaucer has presented a picture of medieval society. So the prologue is also called as a social panorama of medieval England. So ये क्या है? सोशल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि उनके डिफरेंट क्लासेस जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट हुए हैं मुख्तलिफ करेक्टर्स के ज़रिए इन द कैंटरबरी टेल्स. सो नाउ वी हैव मेजर थीम्स. नंबर 1 इज़ सोशल डाइवर्सिटी. अभी भी मैंने डिस्कस किया जिस तरह, जैसे कि मुख्तलिफ क्लासेस को सोशल ने चौसर ने रिप्रेजेंट किया है. So different social classes interact together in the Canterbury Tales: working class, nobility, clergy, and middle class. Then we have corruption. So corruption जो है वो another important theme जो है. Many religious figures are hypocritical, जैसे कि हमारे पास नन थी जो द प्रायरेस्ट. इसके बाद फ्रायर जो था ये भी जो है ये करप्ट थे. सो दूसरा जो है वो करप्शन है, और इस तरह ये भी है कि करप्शन वाज नॉट ओनली इन द चर्च बट इट वाज प्रेजेंट एवरीवेयर. जैसे कि हमारे पास मिलर है,
मिरर चीट हिज कस्टमर्स वाइल सेइंग दिस। मिरर जो है वो भी अपने कस्टमर्स को चीट करता था। उसके अलावा हमारे पास जो है ह्यूमन नेचर है। चौसर जो है उन्होंने डाइवर्स ह्यूमन नेचर जो है उसको पोर्ट्रे किया है, जैसे कि ईच करेक्टर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट ह्यूमन पर्सनैलिटी। हर एक करेक्टर की अपनी पर्सनैलिटी होती है। नायट की अपनी, यमन की अपनी, स्क्यूअर की अपनी, प्रॉइस की अपनी, वाइफ ऑफ बात की अपनी, मिलर की अपनी। तो सबकी अपना स्टाइल होता है, अपने कपड़े पहने होते हैं, अपने लैंग्वेज और डिक्शन होते हैं। इसके अलावा ह्यूमर एंड सटायर, जोसेफ जेंटली क्रिटिसाइजेस सोसाइटी यूजिंग आयरनी। सो जोसेफ ने ह्यूमर और सटायर को भी उसको इस्तेमाल किया है किस चीज़ के लिए? टू क्रिटिसाइज द सोसाइटी एंड टू क्रिटिसाइज द चर्च। इसके अलावा लिटरेरी स्टाइल, जोसेफ रोट द पोइम in Middle English and use rhyming couplets. His style includes the realistic description, irony and humor. So चौसर ने क्या किया है कि मिडिल इंग्लिश में लिखा है इसको और राइमिंग कपलेट्स का यूज़ किया है। इसके अलावा उसने रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन की है कैरेक्टर्स की और आयरनी और ह्यूमर भी इस्तेमाल किया है। So in conclusion, the general prologue of the Canterbury Tale is one of the most remarkable introductions in English literature to the journey of pilgrims. Geoffrey Chaucer creates a living portrait of medieval society, showing its virtues, weaknesses, and diversity. And because of it, because of his master art of characterization, because of his realistic portrait of the characters, he is considered, and because of his use of Middle English as a literary language in his works, he is considered as the father of English literature. So, ये था हमारे पास चौसर। वी हैव अदर करेक्टर्स एज वेल, जैसे कि डॉक्टर है, उसके बाद लायर है, बट आई हैव नॉट कंसिडर देम बिकॉज आई हैव कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सो दिस इज द Canterbury Tales. Other works of I have explained the other works of Chaucer in my next video, in the Book of Duchess and the House of Fen, the Romance of Dolores. So that were the other famous work of Chaucer. So please, if you are interested, must watch my other video. Thanks for watching my video, and if you like my channel, then please must subscribe my channel, The Literature Mentor, for more insightful and interesting videos. Thank you.